कई साल बीत चुके थे। युधिष्ठिर अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। राज्य का भार अब धीरे धीरे उनके बेटे अर्जुन को सौंपा जा रहा था। राज्य पहले से भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली था। जंगल और राज्य के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था। शीला जंगल की रक्षक के रूप में जानी जाती थी। जंगल के हर पेड़ और पौधे से उनका गहरा नाता था। एक रात महल में अफरा तफरी मच गई। रानी चित्रा चीखते हुए अपने कक्ष से बाहर निकली। उनके चेहरे पर भय और गुस्से का भाव था। अर्जुन, जो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, रानी की चीख सुनकर दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। क्या हुआ माता? अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा। रानी चित्रा हकलाते हुए बोली, कोई चोर महल में घुसा था। मेरा सबसे मूल्यवान हार वह चुरा ले गया। अर्जुन रानी को शांत कराने का प्रयास करते हुए बोले, चिंता मत करो माता, मैं अभी उस चोर को ढूंढता हूं। अर्जुन तुरंत सैनिकों को बुलाकर चोर को पकड़ने का आदेश दिया। महल की तलाशी ली गई, लेकिन चोर का कहीं पता नहीं चला। महल की दीवारों पर कोई निशान भी नहीं था जिससे पता चलता हो कि चोर कैसे अंदर आया और बाहर निकला। सुबह होते ही अर्जुन शीला से मिलने के लिए जंगल की ओर निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात वृद्ध जंगलवासी माव से हुई। माव जंगल के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक थे। वीर अर्जुन, माव ने सिर झुकाते हुए कहा, आज जंगल में आपका क्या काम है? अर्जुन ने रात में हुई चोरी के बारे में माव को बताया। माव उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। महल में चोरी? माव ने आश्चर्य से पूछा। यह तो बड़ी अजीब बात है। जंगल के पास के इलाकों में कभी ऐसी चोरी नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि चोर जंगल से आया होगा? अर्जुन ने पूछा। यह कहना मुश्किल है, माव ने जवाब दिया, लेकिन हो सकता है जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करके वह कहीं और भाग गया हो। अर्जुन ने शीला से मिलने के बाद उसे रात में हुई चोरी के बारे में बताया। शीला भी इस बात से हैरान थी। जंगल में रहने वाले लोग चोरी नहीं करते थे। मुझे लगता है जंगल की मदद लेनी चाहिए, शीला ने अर्जुन से कहा। पेड़ पौधे शायद हमें कुछ सुराग दे सके। शीला ने जंगल के पेड़ों और पौधों से बात की। पेड़ों ने उन्हें बताया कि रात में एक अजनबी व्यक्ति जंगल के बाहरी इलाके से गुजरा था। उसके पैरों में महल की मिट्टी लगी हुई थी। शीला ने यह जानकारी अर्जुन को बताई। उन्हें लगा कि चोर शायद जंगल के रास्ते से किसी दूसरे राज्य में भाग गया होगा। हमारा पीछा करने में कोई फायदा नहीं है, अर्जुन ने निराश होकर कहा। चोर शायद अब तक बहुत दूर निकल चुका होगा। नहीं अर्जुन, शीला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं है, इसमें कुछ और भी गड़बड़ है। अर्जुन ने शीला की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है शीला, यह साधारण चोरी क्यों नहीं हो सकती? शीला ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, रानी, चित्रा का हार सिर्फ एक आभूषण नहीं है, उसमें एक जादुई रत्न लगा हुआ है जो राज्य की रक्षा करता है। अर्जुन चौंक गया। उसे रानी चित्रा के हार के बारे में यह जानकारी नहीं थी। जादुई रत्न? उसने पूछा। तुम्हें किससे पता चला? शीला ने बताया कि रानी चित्रा कभी कभी जंगल में आती थी और उससे राज्य के बारे में बात करती थी। एक बार रानी ने उसे हार के रहस्य के बारे में बताया था। जादुई रत्न राज्य पर किसी भी तरह के जादुई हमले को रोकता था। अर्जुन को अचानक राहुल की याद आई। राहुल भी जादू का जानकार था। क्या चोरी के पीछे उसका कोई हाथ हो सकता है? क्या राहुल के बारे में कुछ पता चला है? उसने शीला से पूछा। शीला ने सिर हिला दिया। नहीं, राहुल कई साल पहले राज्य छोड़कर चला गया था। उसने जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने का वादा किया था, लेकिन क्या हो अगर वह अपना वादा तोड़ चुका है? अर्जुन ने चिंतित स्वर में कहा। शीला ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, हमें पहले और सबूत जुटाने चाहिए। अर्जुन शीला से सहमत हुआ। उन्होंने जंगल के अंदरूनी इलाकों की ओर जाने का फैसला किया। जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि प्राचीन काल में जादूगरों का निवास स्थान था। कुछ समय बाद अर्जुन और शीला गुफा के सामने खड़े थे। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था। एक अजीब सी गंध वहां से आ रही थी। क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। शीला ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें जाना होगा, शायद इस गुफा में ही कोई सुराग मिल जाए। शीला ने जमीन पर रखी जड़ी बूटियों में से कुछ निकालकर जला दी। जड़ी बूटियों से निकलने वाली रोशनी से गुफा का अंधेरा थोड़ा कम हुआ। अर्जुन और शीला सावधानी से गुफा के अंदर दाखिल हुए।
गुफा के अंदर का वातावरण डरावना था। चारों तरफ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। दीवारों पर लिखे हुए अजीब से चिन्ह अर्जुन को समझ नहीं आ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक वेदी बनी हुई थी। वेदी पर एक किताब रखी हुई थी जिसका आवरण काले चमड़े का बना हुआ था। शीला ने किताब को उठाया और इसका पन्ना पलटना शुरू किया। किताब प्राचीन जादू के बारे में लिखी हुई थी। एक पन्ने पर एक जादुई अनुष्ठान का वर्णन था जिसके लिए एक शक्तिशाली जादुई रत्न की जरूरत थी। शीला की सांसें तेज हो गईं। उसे अचानक समझ में आ गया कि चोर रानी चित्रा का हार क्यों चुरा ले गया। वह जादुई रत्न का इस्तेमाल किसी खतरनाक जादुई अनुष्ठान के लिए करना चाहता था। अर्जुन ने किताब को शीला के हाथ से ले लिया। उसने अनुष्ठान को ध्यान से पढ़ा। अनुष्ठान पूरा होने पर जादूगर अपनी इच्छानुसार किसी भी जीवित प्राणी को अपने वश में कर सकता था। यह बहुत खतरनाक है, अर्जुन ने डरते हुए कहा। यह बहुत खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द इस चोर को ढूंढना होगा, नहीं तो वह राज्य पर हमला कर सकता है। शीला ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि चोर कौन है। अचानक गुफा के अंदरूनी हिस्से से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। अर्जुन और शीला चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। जंगल के इस सुनसान इलाके में रात के समय रोशनी कहां से आ सकती थी। धीरे धीरे वे रोशनी की ओर बढ़ने लगे। गुफा का एक संकरा रास्ता उन्हें एक बड़े कक्ष तक ले गया। कक्ष के बीचों बीच एक जला हुआ अलाव था जिसकी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। अलाव के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह व्यक्ति पीछ करके बैठा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके सामने एक मेज रखी हुई थी जिस पर कई तरह की जड़ी बूटियां और अजीब सी चीजें रखी हुई थी। अर्जुन और शीला दबे पांव उस व्यक्ति के करीब पहुंच गए। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आवाज सुनकर वह व्यक्ति चौंक कर खड़ा हो गया। उसका मुंह देखते ही अर्जुन और शीला दंग रह गए। राहुल, अर्जुन ने अविश्वास से कहा। वह व्यक्ति वाकई राहुल था। कई सालों बाद वह अर्जुन और शीला के सामने खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। अर्जुन, शीला, राहुल ने हिचकिचाहट से कहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। यह तुमने क्या किया राहुल? तुमने रानी माता का हार क्यों चुराया? राहुल ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करो अर्जुन, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शीला ने मेज पर रखी हुई चीजों की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह सब क्या है राहुल? और यह जादुई किताब? राहुल ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कई साल पहले राज्य छोड़ने के बाद वह एक अकेले जादूगर की शरण में गया था। उस जादूगर ने उसे शक्तिशाली जादू सिखाया, लेकिन राहुल को जल्द ही पता चल गया कि वह जादूगर असल में अच्छा नहीं है। वह दुनिया को अपने वश में करना चाहता था। कुछ समय पहले राहुल को पता चला कि वह जादूगर एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है। उस बीमारी का इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता था जो जंगल के एक छिपे हुए स्थान पर उगती थी। लेकिन जड़ी बूटी को लेने के लिए एक जादुई अनुष्ठान पूरा करना जरूरी था, जिसके लिए एक शक्तिशाली जादुई रत्न की जरूरत थी। राहुल ने यह भी बताया कि वह राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह बीमारी से ठीक होने के बाद जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने का वादा करता है। अर्जुन और शीला राहुल की कहानी सुनकर उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल पर विश्वास करें या नहीं। अर्जुन और शीला खामोश खड़े रहे। राहुल की कहानी ने उनके दिमाग को चकरा दिया था। एक तरफ राहुल की बीमारी और उसका राज्य के प्रति समर्पण का दावा था, तो दूसरी तरफ जादू की किताब और चोरी किया हुआ हार राज्य के लिए खतरे का संकेत दे रहे थे। शीला ने राहुल की आंखों में झांकने की कोशिश की, किसी भी छिपे हुए झूठ को पकड़ने के लिए। राहुल की आंखें लाल थी, थकावट और शायद पछतावे से भरी हुई। तुम बीमार हो? शीला ने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शीला, एक लाइलाज बीमारी। अगर मैंने जल्द ही इलाज नहीं लिया तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, लेकिन राज्य की रानी का हार चुराना इसका हल नहीं था राहुल। तुम जानते थे कि उस हार में जादुई रत्न लगा है जो राज्य की रक्षा करता है। राहुल ने निराशा से जवाब दिया, मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला अर्जुन। मैं बीमारी से तड़प रहा था और उस जादूगर के पास ही इलाज था। उसने मुझे वादा किया था कि अगर मैं हार ले आऊं तो वह मुझे बीमारी से ठीक कर देगा।
शीला ने सोच समझकर जवाब दिया, राहुल, हम समझते हैं कि तुम मुश्किल में थे, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। कुछ देर की खामोशी के बाद शीला ने पूछा, वह दुर्लभ जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? राहुल ने एक नक्शा निकालकर उन्हें दिखाया। नक्शे पर जंगल के एक छिपे हुए स्थान को चिन्हित किया गया था। शीला ने नक्शा ध्यान से देखा। वह उस स्थान को पहचानती थी। यह जंगल का एक बेहद खतरनाक इलाका था, जिसे मृत्यु का कुआं कहा जाता था। वहां जहरीले पौधे उगते थे और भयंकर जंगली जानवर रहते थे। मृत्यु का कुआं? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। वहां जाना तो आत्मघाती है, लेकिन जड़ी बूटी वही मिलती है, शीला ने जवाब दिया। यदि राहुल सच कह रहा है और वाकई बीमार है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। वह राहुल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन शीला की बात भी सही थी। अगर राहुल सच कह रहा है और राज्य को कोई खतरा नहीं है, तो उसकी मदद की जानी चाहिए। ठीक है, अर्जुन ने आखिरकार कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे राहुल, लेकिन अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राहुल ने राहत की सांस ली। धन्यवाद अर्जुन, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं राज्य का वफादार हूं और हमेशा रहूंगा। अगले कुछ दिन जंगल की तैयारियों में निकल गए। शीला ने मृत्यु के कुएं के बारे में जंगल के बुजुर्गों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वहां जाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो जंगली जानवरों से रक्षा करती है। उस दौरान शीला राहुल पर कड़ी नजर रखती थी। राहुल जादू की किताब का अध्ययन कर रहा था, शायद उससे बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन को भी धीरे धीरे राहुल पर थोड़ा भरोसा होने लगा। आखिरकार यात्रा का दिन आ गया। अर्जुन, शीला और राहुल जंगल के खतरनाक रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहरीले पौधों से बचने के लिए शीला ने उन्हें दी गई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। जंगली जानवरों से लड़ने के लिए अर्जुन अपने तलवार का सहारा लेता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे मृत्यु के कुएं तक पहुंच गए। यह वाकई एक भयानक जगह थी। हवा में जहर की गंध फैली हुई थी और चारों तरफ मृत जानवरों के शव बिखरे पड़े थे। शीला ने राहुल को जड़ी बूटी ढूंढने में मदद की। जंगल के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए शीला ने जल्द ही उस दुर्लभ जड़ी बूटी को ढूंढ लिया। खुशी से झूम उठते हुए राहुल जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए झुका, मगर उसी क्षण जमीन के नीचे से एक तेज सी आवाज आई। जमीन हिलने लगी और धीरे धीरे एक विशाल गड्ढा खुल गया। गड्ढे के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी, जिससे जंगल तक थर्रा उठा। अर्जुन और शीला चौंक कर पीछे हट गए। गड्ढे से एक विशाल सर्प निकला, जिसकी तन पर काले और हरे रंग के धब्बे थे। उसकी आंखें लाल थी और लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। यह सर्प जंगल के सबसे खतरनाक जीवों में से एक था, जिसे स्थानीय लोग विषधर कहते थे। विषधर सीधे राहुल की तरफ फुफकारा। राहुल जहर से लथपथ जड़ी बूटी को हाथ में लिए हुए स्तब्ध खड़ा था। अर्जुन तलवार निकालकर विषधर की तरफ लपका, लेकिन सर्प इतना तेज था कि उसने अर्जुन के कंधे पर काट लिया। अर्जुन चीख उठा। शीला तुरंत जंगल की एक खास जड़ी का पेस्ट बनाकर अर्जुन के घाव पर लगाई। जल्दी से उसने अर्जुन को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। राहुल, अपनी जादुई किताब का इस्तेमाल करो, शीला चीखी। राहुल घबराहट में किताब खोलने लगा। पन्ने पलटते हुए वह किसी ऐसे जादू को ढूंढ रहा था जिससे विषधर को रोका जा सके। आखिरकार उसे एक मंत्र मिला। अग्निपुंज, अग्निपुंज। राहुल ने जोर से मंत्र का उच्चारण किया। उसकी हथेलियों से अचानक आग की लपटें निकली, जो सीधे विषधर की तरफ गईं। सांप आग से बचने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन आग का गोला उसे घेर चुका था। कुछ ही सेकंड में विषधर आग की लपटों में जलकर राख हो गया। राहुल थक कर पेड़ के सहारे बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष का भाव था। उसने जहर से लथपथ जड़ी बूटी को शीला को दिखाया। यह जड़ी बचा ली गई, राहुल ने हाफते हुए कहा। शीला ने जड़ी को ध्यान से देखा। जहर के निशान साफ नजर आ रहे थे, लेकिन यह जहर से दूषित हो चुकी है, शीला ने निराश होकर कहा। इसका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। अर्जुन घाव से होने वाले दर्द से कराहते हुए पेड़ के पीछे से निकला। उसकी कमजोरी साफ नजर आ रही थी। उम्मीद की किरण बुझती नजर आ रही थी। इतनी मेहनत के बाद भी जड़ी बचा ली गई, लेकिन जहर के कारण अब वह बेकार हो चुकी थी। राहुल जमीन पर बैठ गया और सिर झुका लिया। हताशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।
हार मानने को तैयार न होते हुए शीला ने जल्दी से सोचना शुरू किया। जंगल के ज्ञान ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। जड़ी भले ही जहर से दूषित हो चुकी थी, पर जंगल में शायद कोई दूसरा उपाय मौजूद हो सकता था। राहुल, शीला ने पूछा, क्या तुम उस जादूगर के बारे में कुछ और जानते हो जिसने तुम्हें ये सब बताया? राहुल ने सिर उठाकर कहा, हाँ, वह अंधकार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। उसका असली नाम तो किसी को नहीं पता। वह जंगल से बहुत दूर एक सुनहरे महल में रहता है। शीला ने सोच समझकर जवाब दिया, शायद हमें उस अंधकार के जादूगर से ही मदद लेनी चाहिए। हो सकता है उसके पास इस बीमारी का कोई और इलाज हो। अर्जुन ने कमजोर आवाज में विरोध किया, लेकिन शीला, वह तो राज्य का दुश्मन है। हम कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं? शीला ने अर्जुन को सहारा देते हुए कहा, अर्जुन, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। हमें राहुल को बचाना है और राज्य को भी खतरे से बचाना है। हो सकता है अंधकार के जादूगर से बात करने से कोई हल निकल आए। राहुल ने आशा भरी निगाहों से शीला की तरफ देखा। क्या तुम वाकई ऐसा करोगी शीला? क्या तुम मुझे अंधकार के जादूगर के पास ले जाओगी? शीला ने दृढ़ता से कहा, हाँ राहुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें एक वादा करना होगा। कोई भी वादा? राहुल तुरंत बोला, अगर हम अंधकार के जादूगर से तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो तुम्हें राज्य के प्रति वफादार रहना होगा। तुम अपनी जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए ही करोगे। मैं वादा करता हूं, राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। इस तरह उनकी यात्रा एक बार फिर से नया मोड़ ले चुकी थी। जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढने का मिशन अब अंधकार के जादूगर से इलाज पाने की उम्मीद में बदल गया था। अगले कुछ दिनों में जंगल के रास्तों का सहारा लेते हुए वे उस सुनहरे महल तक पहुंचने की कोशिश करने लगे जहां अंधकार का जादूगर रहता था। रास्ते में उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों से लड़ाई, खतरनाक नदियों को पार करना और जहरीले पौधों से बचना उनकी रोज की चुनौतियां बन चुकी थी। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार सुनहरे महल के सामने खड़े थे। महल दूर से ही भव्य और डरावना लग रहा था। इसके गुंबदों पर सूरज की किरणें चमक रही थी, लेकिन महल के वातावरण में एक अजीब सी उदासी और भयावहता छाई हुई थी। सुनहरे महल के विशाल द्वार के सामने खड़े होकर शीला, अर्जुन और राहुल कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। महल की भव्यता देखते ही बनती थी, लेकिन जैसा कि शीला ने बताया था, वातावरण में एक अजीब सी उदासी और भयावहता छाई हुई थी। सूरज की किरणें महल के गुंबदों पर चमक तो रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भी उस उदासी को दूर नहीं कर पा रही थी। शीला ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर महल के द्वार पर जोर से दस्तक दी। आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा दस्तक दी, फिर 3 बार, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अर्जुन अधीर होकर बोला, यहां कोई नहीं है क्या? शायद हमें कहीं और जाना चाहिए। शीला ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अर्जुन, हमें यहीं रुकना होगा। यह अंधकार का जादूगर है, हो सकता है उसके आने का कोई खास तरीका हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे महल का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन तलवार निकालकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन शीला ने उसे रोक लिया। सावधान रहो अर्जुन, यह कोई साधारण महल नहीं है। धीमे कदमों से वे महल के अंदर दाखिल हुए। अंदर का वातावरण और भी ज्यादा अजीब था। हर तरफ सोने और हीरे जवाहरात से सजी हुई चीजें रखी हुई थी, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ी हुई थी और उसकी आंखें लाल थी। वह व्यक्ति एक काले जादुई वस्त्र पहने हुए था, जो उसके भयानक रूप को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति ही अंधकार का जादूगर था। उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी तो उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। तो तुम आ ही गए, अंधकार का जादूगर धीमी आवाज में बोला। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, शीला ने आगे बढ़कर कहा। हम राहुल को बचाने के लिए आए हैं। वह बीमार है और उसे आपसे ही इलाज मिल सकता है। अंधकार का जादूगर ठहाका लगाकर हंसा। इलाज? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं किसी को इलाज नहीं देता, खासकर उन लोगों को नहीं जो मुझसे दुश्मनी रखते हैं। अर्जुन गुस्से से बोला, हम तुमसे दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन राहुल राज्य का वफादार है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं।
राहुल आगे बढ़कर बोला, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं राज्य के खिलाफ कोई जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए ही करूंगा। कृपया मेरी मदद करें। अंधकार का जादूगर कुछ देर तक राहुल को गौर से देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह कहना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। अंधकार का जादूगर कुछ देर तक राहुल को घूरता रहा, मानो उसके दिल की बातें पढ़ रहा हो। हवा में एक गहरी खामोशी छा गई थी, जिसे सिर्फ राहुल की तेज सांसों की आवाज तोड़ रही थी। शीला और अर्जुन भी सांस रोके हुए अंधकार के जादूगर के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक अंधकार का जादूगर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि शीला और अर्जुन को रशारियां उठ खड़ी हुईं। तुम मेरी बातों पर यकीन करते हो, राहुल? उसकी आवाज सूखी पत्तियों के सरसराहट जैसी थी। जी हां, राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं। अंधकार का जादूगर ने सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। वह सिंहासन से उठा और कमरे के एक कोने में रखी मेज के पास गया। मेज पर कई तरह की अजीब चीजें रखी हुई थी। सूखे हुए मेढक, चमगादड़ की हड्डियां, जहरीले सांपों के दांत। अंधकार का जादूगर ने इन चीजों में से कुछ को उठाया और अपने हाथों में मिलाया। कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसने अपने हाथों से निकली हुई हरे रंग की धुएं को राहुल की तरफ उड़ा दिया। यह धुआं तुम्हारी ताकत का परीक्षण करेगा, अंधकार का जादूगर बोला। अगर तुम वाकई राज्य के प्रति वफादार हो और अच्छे के लिए जादू का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यह धुआं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई छल है तो। उसकी आवाज ओझल हो गई। हरे रंग का धुआं राहुल को घेरने लगा। धुआं इतना तीखा था कि राहुल को आंखें मूंद लेनी पड़ी। वह खांसने लगा और उसका शरीर थरथराने लगा। शीला और अर्जुन चीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनकी आवाज राहुल को और कमजोर न कर दे। कुछ ही सेकंड बाद धुआं छंट गया। राहुल खड़ा तो था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। अंधकार का जादूगर गौर से राहुल को देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? शीला आखिरकार हिम्मत करके पूछी। क्या राहुल ठीक है? अंधकार का जादूगर धीमी आवाज में बोला। हाँ, वह ठीक है। धुआं उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया। उसके शब्दों में भले ही कोई खुशी का भाव न रहा हो, लेकिन राहुल को पास करने की बात सुनकर शीला और अर्जुन को राहत की सांस आई। शायद अब उन्हें राहुल का इलाज मिल सकता था। हालांकि राहुल परीक्षा पास कर चुका था, मगर वातावरण में तनाव जस का तस बना हुआ था। अंधकार का जादूगर अभी भी एक पहेली बना हुआ था। उसकी मंशाएं समझ पाना मुश्किल था। तो अब आप राहुल का इलाज करेंगे? अर्जुन ने सवालिया लहजे में पूछा। अंधकार का जादूगर सिंहासन पर वापस बैठ गया। इलाज तो किया जा सकता है, उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। शीला ने सतर्क होकर पूछा, आप किस तरह की कीमत मांग रहे हैं? अंधकार का जादूगर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई चालाकी छिपी हुई थी। मुझे राज्य का रानी चित्रा का हार वापस चाहिए। यह सुनते ही शीला और अर्जुन चौंक गए। रानी चित्रा का हार तो वही था जिसे चुराने का इल्जाम राहुल पर लगा था। लेकिन वह हार तो, अर्जुन हकलाते हुए बोला। शीला ने उसे बीच में रोक लिया। वह समझ गई थी कि अंधकार का जादूगर किस खेल में है। हार हमारे पास है, उसने जल्दी से कहा। हम आपको वापस कर देंगे। अंधकार का जादूगर उनकी तरफ गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में एक शक की झलक थी। हार वाकई आपके पास है? हाँ, बिल्कुल, शीला ने झूठ बोलते हुए कहा। हम जंगल से लौटते समय उसे वापस ले आए। अर्जुन को शीला का झूठ समझ में आ गया, लेकिन इस परिस्थिति में उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। राहुल की जान बचाने के लिए उन्हें यह झूठ बोलना पड़ा। अंधकार का जादूगर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर हार वाकई आपके पास है तो मैं राहुल का इलाज कर दूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे धोखा देना मत। अगर पता चला कि तुम मेरे साथ कोई चालबाजी कर रहे हो तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। हम धोखा नहीं देंगे, शीला ने दृढ़ता से कहा। हमें राहुल की जान बचानी है। अंधकार का जादूगर उठा और कमरे के एक कोने में चले गया। वहां एक दीवार पर कई सारी किताबें रखी हुई थी। वह उन किताबों को ध्यान से देखने लगा, मानो किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो। कुछ देर बाद वह एक किताब लेकर वापस आया और सिंहासन पर बैठ गया।
किताब खोलते हुए उसने कहा, इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत होगी। वो जड़ी बूटी मेरे बगीचे में उगती है। मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा। अर्जुन और शीला एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता नहीं था कि अंधकार का जादूगर उनसे क्या काम करवाना चाहता है। क्या यह कोई और परीक्षा थी या फिर कोई और चाल? शीला और अर्जुन एक दूसरे की आंखों में घबराहट देख सकते थे। राहुल को बचाने के लिए वे कितनी दूर तक जाएंगे? अंधकार के जादूगर के अगले शब्द उनके फैसले को प्रभावित करने वाले थे। चिंता मत करो, अंधकार का जादूगर बोला, उनकी घबराहट को भांपते हुए। ये कोई खतरनाक काम नहीं है। बस मुझे मेरे बगीचे से एक खास पत्थर लाना है। वह पत्थर मेरी शक्तियों को बढ़ाता है, लेकिन हाल ही में चोरी हो गया है। मुझे शक है कि मेरे महल में ही किसी ने यह चोरी की है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, तो आप चाहते हैं कि हम उस चोर को पकड़ें? अंधकार का जादूगर सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल। अगर तुम चोर को पकड़ लाए और पत्थर वापस कर दो तो मैं राहुल को जड़ी बूटी दे दूंगा और उसका इलाज करूंगा। यह एक मुश्किल फैसला था। अंधकार के जादूगर के लिए काम करना उन्हें सही नहीं लग रहा था, लेकिन राहुल की जान दांव पर लगी थी। शीला, ठीक है, हम चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पता चला कि आप राहुल को धोखा दे रहे हैं तो? अंधकार का जादूगर बीच में ही रोकते हुए बोला, चिंता मत करो, मेरा कोई इरादा राहुल को धोखा देने का नहीं है। उसकी बातों में कितना सच था यह कहना मुश्किल था, फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। शीला ने अर्जुन को आंखों से ही इशारा किया। उनकी मौन सहमति बन गई। अंधकार का जादूगर मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर कल सुबह से तुम मेरी मदद करना शुरू कर दोगे। रात को आराम कर लो। उसने एक इशारा किया और महल के एक हिस्से का दरवाजा खुल गया। वहां आराम करने के लिए कमरे बने हुए थे। वे थक चुके थे और राहत की सांस लेकर उस कमरे की तरफ चले गए। राहुल अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक लौट आई थी। धन्यवाद शीला। धन्यवाद अर्जुन, आपने मेरी जान बचाई है। शीला ने उसे मुस्कुराकर आश्वासन दिया, चिंता मत करो राहुल, हम तुम्हें ठीक करवा कर ही रहेंगे। रात बीत गई। अगले सुबह वे अंधकार के जादूगर की मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में यह सवाल अभी भी था कि क्या वे सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या अंधकार का जादूगर वाकई उनकी मदद करेगा या यह सब एक जाल था? जवाब पाने के लिए उन्हें महल के अंदर ही रुकना पड़ा। सुबह की पहली किरणें सुनहरे महल की दीवारों को छूने लगी थी। शीला, अर्जुन और राहुल रात भर सोचते विचारते रहे थे। अंधकार के जादूगर पर भरोसा करना मुश्किल था, फिर भी राहुल को बचाने के लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन ने उठकर कमरे का दरवाजा खोला। महल के गलियारे सुनसान पड़े थे। दूर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वे आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कि अंधकार का जादूगर बगीचे में खड़ा है, किसी से बात कर रहा है। जैसे ही वे करीब गए, उन्होंने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वह दरबारी कपड़े पहने हुए थी और उसकी कमर झुकी हुई थी। उसके हाथों में एक छोटी सी टोकरी थी। अंधकार का जादूगर उन्हें देखकर बोला, तुम आ गए। ये है शीला, अर्जुन और राहुल। ये मेरी दासी मायरा है। ये तुम्हें चोरी के बारे में बताएंगी। मायरा ने शीला, अर्जुन और राहुल को सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसकी आवाज कांपती हुई थी। राजा, मायरा ने कहा, मुझे लगता है चोरी करने वाला कोई बाहर का नहीं है। ये महल के अंदर का ही कोई आदमी है। अंधकार का जादूगर ने माथे पर बल डाला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मायरा? मायरा ने टोकरी खोली और उसमें से एक काली बिल्ली को बाहर निकाला। बिल्ली के गले में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। राजा, मायरा ने कांपती आवाज में कहा, रात को इस बिल्ली को महल के रसोई घर के पास घूमते हुए देखा गया था। इसकी गर्दन में ये घंटी पहले कभी नहीं देखी गई। अंधकार का जादूगर ने घंटी को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। ये वही घंटी तो है जो चोरी हुए पत्थर से जुड़ी हुई थी। शीला और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। क्या इसका मतलब यह है कि चोरी करने वाला कोई जादूगर है और वो जादूगर कोई और नहीं बल्कि महल का ही कोई आदमी है? ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। काली बिल्ली फुदक कर मायरा के पैरों के पास बैठ गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अंधकार का जादूगर घंटी को गौर से देखता रहा। उसके दिमाग में जैसे कोई तूफान चल रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर कोई जादूगर है? अंधकार का जादूगर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। शायद उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह घंटी किसी साधारण चोर के पास नहीं हो सकती, इसमें तो जादू सी झलकती है। शीला ने सोचते हुए कहा, लेकिन महल में कौन जादूगर हो सकता है? क्या आप किसी पर शक करते हैं? अंधकार का जादूगर ने चारों तरफ देखा, मानो जासूसी कर रहा हो। फिर उसने धीमे से कहा, मुझे शक तो कई लोगों पर है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ये तो अब हम क्या करें? अर्जुन ने पूछा। अंधकार का जादूगर ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि महल में कौन जादू जानता है। तुम तीनों लोग आज रात महल के लोगों पर नजर रखना, कहीं कोई जादू का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। राहुल थोड़ा निराश होकर बोला, लेकिन हम जादू को कैसे पहचानेंगे? अंधकार का जादूगर मुस्कुराया, चिंता मत करो राहुल, मैं तुम्हें कुछ संकेत बता दूंगा जिनसे तुम जादू की पहचान कर सकोगे। अगर तुम्हें लगे कि कोई जादू कर रहा है तो तुरंत मुझे बताना। उसने अगले कुछ घंटे शीला, अर्जुन और राहुल को महल में जादू की पहचान करने के तरीके बताने में बिताए। उसने उन्हें आसपास की हवा में होने वाले बदलावों, अजीब रोशनी या किसी भी तरह की फुसफुसाहट को ध्यान में रखने के लिए कहा, जो जादू इस्तेमाल करने का संकेत हो सकती है। रात होते ही तीनों साथी महल के अलग अलग हिस्सों में जाकर छिप गए, चोर का पता लगाने के लिए तैयार होकर। रात लंबी और सन्नाटे वाली थी। हर सरसराहट और हर छाया उन्हें संदिग्ध लगने लगी। रात घुप अंधेरे में डूबी हुई थी। शीला महल के ऊपरी गलियारों में छिपी हुई थी। वहां से नीचे के आंगन और बगीचे का अच्छा खासा नजारा दिख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कभी कभी मशालों की रोशनी को भी हिला देती थी। घंटों बीत गए, लेकिन शीला को कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। महल सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिवाय दूर दूर से पहरेदारों के कदमों की आवाज के। अचानक आधी रात के करीब शीला को नीचे बगीचे में कुछ हलचल दिखाई दी। एक काली आकृति पैरों के बीच से निकलकर खुले में आई। करीब आने पर उसने देखा कि वह वही काली बिल्ली थी जिसे सुबह अंधकार के जादूगर की दासी मायरा ने दिखाई थी। बिल्ली इधर उधर घूम रही थी, मानो किसी चीज को ढूंढ रही हो। शीला की उत्सुकता बढ़ गई। क्या यह वही बिल्ली थी जिसके गले में घंटी बंधी थी? क्या चोर वाकई में यह बिल्ली इस्तेमाल कर रहा था? शीला ने और ध्यान से देखना शुरू किया। बिल्ली एक फूलों की क्यारी के पास रुकी और जमीन को सूंघने लगी। फिर उसने अपने पिछले पैरों से जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बिल्ली ने मिट्टी हटाकर एक छोटे से बक्से को बाहर निकाल लिया। बक्से पर अजीब सी निशान बनी हुई थी, जो जादुई लग रही थी। बिल्ली बक्से को उठाकर वापस पेड़ों की तरफ भागने लगी। शीला समझ गई कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज कर लिया है। वह तुरंत अपने पास रखे हुए एक छोटे से सीप के खोल में फूंका, जो आपस में संकेत देने का उनका तरीका था। कुछ ही देर में अर्जुन और राहुल भी आ गए। मैंने चोर को पकड़ लिया, शीला ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वह एक काली बिल्ली है। अर्जुन और राहुल चौंक गए। बिल्ली? राहुल ने अविश्वास से पूछा। शीला ने सिर हिलाया। हाँ, एक काली बिल्ली। उसने बगीचे से एक जादुई बक्सा निकाला है। अंधकार का जादूगर भी वहां आ पहुंचा था। उसने बिल्ली के बारे में सुनकर माथा टेढ़ा किया। बिल्ली? उसने उलझन में पूछा। शीला ने उसे पूरी कहानी बताई। यह भी बताया कि बिल्ली के गले में घंटी नहीं थी। अंधकार का जादूगर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तो चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दानव है, उसने कहा। वह अपनी जादुई बिल्ली का इस्तेमाल चोरी करने के लिए करता है। और वह घंटी, वह शायद चोरी के दौरान गिर गई होगी। अर्जुन ने पूछा, तो अब हम क्या करें? उस दानव को कैसे पकड़ें? अंधकार का जादूगर कुछ देर चुप रहा, मानो किसी जटिल रणनीति पर विचार कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह दानव बहुत चालाक है। सीधे उससे भिड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें उसे चारा देना होगा। उसने आगे बताया कि बक्से में बंद वस्तु कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक दुर्लभ रत्न है, चंद्र सरोवर का मोती। यह मोती रात को चमकता है और दानवों को असीमित शक्ति प्रदान करता है। यही कारण था कि दानव ने इसे चुराया था। अंधकार के जादूगर ने एक योजना बनाई। उसने शीला, अर्जुन और राहुल को बताया कि वे उस रत्न की नकली प्रतिकृति तैयार करेंगे जो बिल्कुल असली जैसा दिखेगा। रात के समय जब असली रत्न अपनी चमक खो देगा, तब वे नकली रत्न को बगीचे में रख देंगे।
दानव अपनी चालाकी में असली समझकर उसे लेने आएगा और वहीं जाल में फंस जाएगा। योजना तो अच्छी थी, लेकिन नकली रत्न बनाने के लिए उन्हें कुछ खास चीजों की जरूरत थी। जंगली सुअर के दांत का चूरा, रात में खिलने वाले फूलों का पराग और सबसे मुश्किल एक सच्चे इंसान का आंसू। चीजें इकट्ठी करना आसान नहीं था, खासकर आंसू। शीला, अर्जुन और राहुल जानते थे कि किसी को जानबूझकर दुखी करना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल को बचाने के लिए यह जरूरी था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने बाकी चीजें इकट्ठी कर ली। रात के समय जब महल सो गया, शीला ने राहुल की करतब दिखाने की कहानी सुनाई, जिससे वह हंस पड़े। उस पल उनके आंसू खुशी के थे, लेकिन योजना के लिए काम आ गए। आखिरकार नकली रत्न बनकर तैयार हो गया। यह बिल्कुल असली जैसा चमक रहा था। रात होते ही उन्होंने उसे बगीचे में रख दिया, जहां दानव ने असली रत्न छुपाया था। अब बस इंतजार करने की बारी थी। छिपकर उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद काली बिल्ली बगीचे में आई। उसने नकली रत्न को सूंघा और फिर तेजी से पेड़ों के बीच गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक लंबा चौड़ा दानव पेड़ों से निकलकर खुले में आया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। दानव ने नकली रत्न को उठाया और ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह असली चंद्र सरोवर का मोती ही है। वह खुशी से चीखा और उसे अपने पास रख लिया। जैसे ही दानव मोती को छूने गया, अंधकार का जादूगर और उसके सहायक महल के पहरेदारों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने दानव को घेर लिया। दानव फंस गया था। एक भयंकर युद्ध छिड़ा। दानव अपनी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन अंधकार का जादूगर उससे भी ज्यादा ताकतवर था। उसने दानव को जाल में फंसा लिया और उसकी शक्तियां छीन ली। युद्ध खत्म हो चुका था। दानव को बंदी बना लिया गया था। अंधकार का जादूगर शीला, अर्जुन और राहुल के पास आया। उसके चेहरे पर अब क्रूरता नहीं, बल्कि थकान थी। धन्यवाद, उसने कहा। तुम लोगों की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। उसने राहुल को दुर्लभ जड़ी बूटी दी और उसका इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में राहुल स्वस्थ हो गया। अंधकार का जादूगर अभी भी एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन उन्होंने यह सीखा कि हर चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। अंधकार का जादूगर शायद उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उसने राहुल को बचाने में मदद की और राज्य को दानव के खतरे से मुक्त कराया। कुछ समय बाद राहुल पूरी तरह से ठीक हो गया और शीला और अर्जुन के साथ राज्य से जाने की तैयारी करने लगा। जाते समय अंधकार का जादूगर उन्हें अलविदा कहने आया। आपको राज्य छोड़कर जाने का फैसला दुखद है, उसने कहा, लेकिन मैं समझता हूं आप स्वतंत्र पंछी हैं। पिंजरे में रहना आपको पसंद नहीं आएगा। शीला ने कहा, हम आपकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। अर्जुन ने पूछा, क्या हम कभी आपसे फिर मिल पाएंगे? अंधकार का जादूगर मुस्कुराया। शायद, उसने जवाब दिया। यह दुनिया जादू से भरी हुई है। हमारे रास्ते फिर भी कभी क्रॉस हो सकते हैं। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे भारी मन से राज्य से चले गए। उनके दिलों में अंधकार के जादूगर को लेकर सवाल तो थे, लेकिन यह भी था कि उसने उनकी मदद की। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि राहुल ने हार चुराया क्योंकि वह बीमार था और उसने वो हार जिसे दिया, अब उसकी तलाश करना बाकी है और जाने की रानी चित्रा का हार को पाने के लिए कैसी मुसीबतों से उलझना होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। विशाल वृक्षों की छाया में एक प्राचीन महल खड़ा था, जो मानो समय में खो गया हो। यह महल सदियों से सुनसान पड़ा था। इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी और खिड़कियों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। राहुल, शीला और अर्जुन, तीनों जिज्ञासु युवा मित्र, रोमांच की खोज में थे। पुराने नक्शों और किंवदंतियों को सुलझाना उनका शौक था। इस बार उनकी यात्रा उन्हें इस सुनसान महल तक ले आई थी। यह महल कितना भयानक लगता है, शीला ने टोपी को अपनी आंखों पर खींचते हुए कहा। सूरज की तीखी रोशनी से बचने के लिए इसमें रहने वाला कोई नहीं होगा, है ना? अर्जुन ने पूछा, महल के जर्जर दरवाजे को धक्का देते हुए। दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर से धूल का गुब्बार उड़ता हुआ बाहर निकला। महल के अंदर का नजारा भी उतना ही भयानक था जितना बाहर का। टूटी हुई फर्नीचर, जमीन पर बिखरी हुई चीजें और दीवारों पर लटके हुए भूतपूर्व राज परिवार के चित्र, मानो वे किसी को घूर रहे हो। धीमी गति से वे महल के अंदर घूमने लगे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया
और एक कोने में रखी हुई चादर हिलने लगी। शीला सहम गई और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तुमने कुछ सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया, हालांकि उसका दिल भी घबरा रहा था। तभी एक कोमल आवाज गूंजी, आप कौन है? इस सुनसान महल में आप लोगों को क्या खोज है? तीनों मित्र चौंक गए। वे इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। डरो मत, आवाज फिर आई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अचानक उनके सामने हवा में एक पारदर्शी आकृति उभरी। यह एक खूबसूरत महिला थी, जिसके चेहरे पर उदासी का भाव था। वह रानी के शाही लिबास में सज धज कर पहनी हुई थी। उसके सिर पर जवाहरातों का मुकुट था। आप कौन है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। मैं रानी चित्रा हूं, आकृति बोली, इस महल की पूर्व रानी। शीला और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे सचमुच एक भूत से बात कर रहे थे? रानी चित्रा ने उनकी हिचकिचाहट को भांप लिया। मुझे पता है तुम लोग भूतों में विश्वास नहीं करते हो, उसने कहा, लेकिन मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मेरा हार वापस नहीं मिल जाता। उसने उन्हें बताया कि सदियों पहले एक भरोसेमंद दासी ने उसके महल से रानी चित्रा का अनमोल हार चुरा लिया था। हार न सिर्फ सोने और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, बल्कि उसमें एक जादुई रत्न भी लगा हुआ था, जो रानी को बुरी शक्तियों से बचाता था। मेरी दासी ने विश्वासघात किया। रानी चित्रा की आवाज में गुस्सा था। उसने मेरा हार चुरा लिया और फिर गायब हो गई। तब से मेरी आत्मा इस महल में भटक रही है। रानी चित्रा की आवाज मायूस हो गई। मैं तुम्हें विनती करती हूँ, क्या तुम मेरा हार ढूंढने में मेरी मदद करोगे? राहुल, शीला और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। भूतों की कहानियों पर तो उन्होंने बहुत विश्वास किया था, मगर किसी भूत की मदद करना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। अर्जुन ने सावधानी से पूछा, रानी चित्रा, आपका हार अब कहाँ हो सकता है? रानी चित्रा ने बताया कि उसका हार जादूगरों की टोली में छिपा हुआ है। यह एक दूरस्थ और खतरनाक घाटी थी, जहां शक्तिशाली जादूगर रहते थे। कहा जाता है कि मेरी दासी जादूगरों की शरण में चली गई थी, रानी ने कहा, और उसने शायद मेरा हार उन्हें दे दिया होगा। यह सुनकर तीनों मित्रों का उत्साह बढ़ गया। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे और जादूगरों की घाटी उनके लिए एकदम सही साहसिक कार्य की तरह लग रही थी। चिंता मत करो रानी चित्रा, राहुल ने दृढ़ता से कहा, हम आपका हार ढूंढ कर लाएंगे। शीला ने भी राहुल का समर्थन किया, हम जादूगरों की घाटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अर्जुन थोड़ा सतर्क था। लेकिन रानी चित्रा, उसने पूछा, जादूगरों की घाटी बहुत खतरनाक जगह है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? रानी चित्रा ने मुस्कुराई, चिंता मत करो अर्जुन, मेरे पास एक जादुई नक्शा है जो तुम्हें घाटी तक ले जाएगा। वह हवा में धीरे धीरे घुली और एक पुराना चर्मपत्र का नक्शा उनके सामने रख दिया। नक्शे पर पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ों के निशान बने हुए थे, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि नक्शे पर एक खास रास्ता चमक रहा था, जो किसी जादुई शक्ति से बना हुआ लग रहा था। यह रास्ता तुम्हें सीधे जादूगरों की घाटी तक ले जाएगा, रानी चित्रा ने बताया, लेकिन याद रखना, यह रास्ता सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देगा। तीनों मित्रों ने रानी चित्रा को धन्यवाद दिया और महल से बाहर निकल आए। उनके हाथों में जादुई नक्शा था और उनके दिलों में रोमांच का ज्वार उमड़ रहा था। उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन रानी चित्रा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की रात आई। राहुल, शीला और अर्जुन जंगल के एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे, जहां से उन्हें आसपास का पूरा नजारा दिख रहा था। उन्होंने रानी चित्रा का दिया हुआ नक्शा खोला। पूर्णिमा की चांदी जैसी रोशनी में नक्शे पर बना चमकता हुआ रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। यह रास्ता जंगल के घने पेड़ों के बीच से होकर जाता था और दूर पहाड़ों की तरफ खोदा हुआ दिख रहा था। चलो चलते हैं, राहुल ने उत्साह से कहा। वे नक्शे पर बने रास्ते का अनुसरण करने लगे। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन था। कांटेदार झाड़ियां उन्हें रोक रही थी, जमीन पर गड्ढे थे और जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें डरा रही थी, लेकिन वे हार नहीं मानने वाले थे। रात भर चलने के बाद सूरज की पहली किरणें जंगल के बीच से निकलकर आईं। थके हुए लेकिन हताश नहीं, तीनों मित्र एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अर्जुन ने पूछा, क्या आपको लगता है हम सही रास्ते पर हैं? शीला ने नक्शा खोला और आसपास के पेड़ पौधों से मिलान करने की कोशिश की। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं, उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा।
लेकिन यह रास्ता वाकई बहुत लंबा है। राहुल ने जमीन पर गिरे हुए फल को उठाकर खाया। चिंता मत करो, उसने मुंह में फल रखते हुए कहा। हम रुक नहीं सकते, हमें जल्द से जल्द जादूगरों की टोली तक पहुंचना है। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से चल पड़े। दोपहर के समय जंगल अचानक से खत्म हो गया और उनके सामने एक विचित्र दृश्य सामने आया। ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई एक विशाल घाटी थी, लेकिन यह कोई साधारण घाटी नहीं थी। जमीन पर हरियाली के बजाय काले और बैंगनी रंग के पत्थर बिखरे हुए थे। आकाश में सूरज कमजोर रोशनी दे रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पूरी तरह से चमकने नहीं दे रही हो। यह जादूगरों की टोली है, शीला ने सहमे हुए स्वर में कहा। वातावरण भारी और दबदबाने वाला था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें असहज कर रही थी। दूर से अजीब सी आवाजें आ रही थी जो किसी जानवर की दहाड़ या किसी भयानक मंत्र के उच्चारण की तरह लग रही थी। अर्जुन ने तलवार को म्यान से निकाल लिया। यह जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, उसने कहा। राहुल ने भी अपनी तलवार निकाली और शीला का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, उसने कहा, हम साथ हैं। वे धीरे धीरे घाटी में प्रवेश करने लगे। जमीन पर हर कदम रखने के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी अज्ञात दुनिया में कदम रख रहे हैं। चलते हुए उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। विशाल मशरूम जमीन से उगे हुए थे जो पेड़ों की तरह ऊंचे थे। हवा में चमगादड़ों का झुंड उड़ रहा था जिनकी आंखें लाल चमक रही थी। अचानक सामने से एक काला कोहरा उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। कोहरे के अंदर से भयानक हंसी की गूंज सुनाई दी। कौन है जो जादूगरों की टोली में बिना बुलाए घुस आया है? एक भयानक आवाज गूंजी। तीनों मित्र घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि उनका सामना किससे हो रहा है, लेकिन रानी चित्रा को वादा याद दिलाते हुए उन्होंने हिम्मत जुटाई। हम राहुल, शीला और अर्जुन हैं। राहुल ने आगे बढ़कर कहा, हम रानी चित्रा का हार ढूंढने आए हैं। कोहरा धीरे धीरे हटा और उनके सामने एक लंबा चौड़ा प्राणी खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। रानी चित्रा का हार? प्राणी ने कर्कश स्वर में पूछा। हाँ, शीला ने थोड़े से आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। वह हार कई साल पहले चोरी हो गया था और रानी चित्रा की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हार वापस नहीं हो जाता। प्राणी ने ठाका लगाया, एक ऐसी हंसी जिसने घाटी की दीवारों को भी हिला कर दिया। रानी चित्रा की आत्मा को शांति? तुम मूर्खों को क्या पता है कि उस हार में कितनी शक्ति है? वह हार इस घाटी के जादूगरों का स्रोत है। अर्जुन ने सतर्क होकर पूछा। तो क्या तुम उस जादूगर हो? प्राणी ने गर्दन हिलाई। मैं दानव गुरु हूं, उसने गर्व से कहा, और यह हार मेरी ताकत का स्रोत है। तुम इसे कभी नहीं ले जा सकोगे। राहुल ने तलवार निकालते हुए कहा। हम कोशिश तो कर सकते हैं। दानव गुरु ने एक और भयानक हंसी लगाई। मूर्खों, तुम नहीं जानते हो कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। वह अपने हाथों को फैलाया और अंधेरे का एक बादल उनके चारों ओर घेरने लगा। हवा में बिजली कड़कने लगी और जमीन कांपने लगी। राहुल, शीला और अर्जुन खुद को असहाय पाते हुए अंधेरे में लड़खड़ाने लगे। लेकिन तभी शीला को याद आया कि रानी चित्रा ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया था। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और नक्शा निकाला। नक्शे पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी, मानो रानी चित्रा उन्हें रास्ता दिखा रही हो। इधर देखो, शीला ने चिल्लाते हुए कहा, दूसरों को नक्शा दिखाते हुए। रोशनी की राह दिखाते हुए वे दानव गुरु के हमलों से बचने की कोशिश करने लगे। दानव गुरु अंधेरे का इस्तेमाल करके उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नक्शे की रोशनी उनकी मदद कर रही थी। एक लंबी लड़ाई के बाद वे दानव गुरु से थक चुके थे। उनकी तलवारें सुस्त पड़ रही थी और उनकी सांसें फूल रही थी। अचानक राहुल को एक विचार आया। उसने शीला और अर्जुन को इशारा किया और वे तीनों एक साथ दानव गुरु के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हम तुम्हारे साथ बल से नहीं जीत सकते, राहुल ने जोर से कहा, लेकिन शायद हम तुम्हें चालाकी से हरा सकते हैं। दानव गुरु ने एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर वह जोर से हंसा। तुम मनुष्य कितने मूर्ख हो, तुम मुझसे चालाकी करोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, हमें बस तुम्हारा ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकाना है। तीनों मित्रों ने एक साथ चिल्लाए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। दानव गुरु भ्रमित हो गया। वह नहीं जानता था कि किसका पीछा करे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शीला एक ऊंचे चट्टान पर चढ़ गई। वहां से उसने देखा कि घाटी के बीच में एक विशाल काला मंदिर खड़ा है।
शायद वही रानी चित्रा का हार छिपा हुआ था। मुझे लगता है मुझे हार मिल गया है, शीला ने नीचे चिल्लाकर कहा। दानव गुरु ने शीला की तरफ देखा और गुस्से से दहाड़ा। वह शीला की तरफ दौड़ने लगा। राहुल और अर्जुन ने दानव गुरु को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। वे बस इतना कर सके कि उसे धीमा कर दें। शीला ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिलता तक नहीं था। दरवाजे पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जो शायद कोई जादुई ताला था। वह निराश होकर दरवाजे को धक्का दे रही थी। तभी उसे याद आया रानी चित्रा का दिया हुआ नक्शा। नक्शा खोलकर उसने ध्यान से देखा। नक्शे के कोने में एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जो बिल्कुल उसी तरह का था जैसा दरवाजे पर बना हुआ था। शायद यह दरवाजा खोलने की कुंजी है, शीला ने जोर से सोचा। वह नक्शे को दरवाजे पर रखने गई, तभी पीछे से दानव गुरु की भयानक आवाज गूंजी। तुम उस हार को नहीं ले जा सकोगी। शीला घबरा गई। उसने जल्दी से नक्शे को दरवाजे पर रखा और दबाया। अचानक दरवाजे पर बने निशान चमक उठे और नक्शे पर बना निशान भी उसी तरह चमकने लगा। एक तेज धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। शीला अंदर झांकने लगी। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर से एक हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। अंदर जाओ, राहुल ने चिल्लाया, जो दानव गुरु को रोकने की कोशिश कर रहा था। शीला हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर चली गई। अंदर का वातावरण ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीब तरह के चित्र बने हुए थे और हवा में एक सड़ी गंध थी। धीरे धीरे लाल रोशनी के पास पहुंची। यह रोशनी एक वेदी पर रखे हुए एक सोने के हार से निकल रही थी। हार हीरे जवाहरात से जरा हुआ था और उसके बीच में एक बड़ा सा लाल रत्न चमक रहा था। यह रानी चित्रा का हार है, शीला ने खुशी से फुसफुसाया। वह हार उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक जमीन हिलने लगी और छत से एक काला कोहरा उतरने लगा। कोहरे के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी। मूर्ख मनुष्यों, तुमने मेरी शक्ति चुरा ली है। यह दानव गुरु की आवाज थी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रहा था। जाहिर तौर पर रानी चित्रा का हार ही उसकी असली ताकत का स्रोत था। शीला घबरा गई। वह हार लेकर भागने लगी, लेकिन दानव गुरु उसके पीछे था। वह शीला को पकड़ने के लिए अपना काला कोहरा फैला रहा था। बाहर राहुल और अर्जुन भी दानव गुरु से लड़ रहे थे। वे जानते थे कि शीला के पास हार लेकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शीला, तुम जल्दी से भागो, राहुल ने चिल्लाया। शीला मंदिर से बाहर निकली और दौड़ने लगी। दानव गुरु उसके पीछे था, लेकिन राहुल और अर्जुन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक लंबी दौड़ के बाद शीला घाटी के किनारे पर पहुंच गई। नीचे एक गहरी खाई थी। उसके सामने भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से दानव गुरु की भयानक हंसी सुनाई दी। वह शीला के पास पहुंचा और अपना काला कोहरा उसके चारों ओर फैलाने लगा। अब तुम कहां भागोगी? दानव गुरु ने क्रोध से पूछा। शीला हताश होकर पीछे मुड़ी। खाई के अथाह गहराई को देखा। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। दानव गुरु का काला कोहरा धीरे धीरे उसे जकड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक उसे राहुल की बात याद आई। हम तुम्हें चालाकी से हरा सकते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और दानव गुरु को चुनौती देते हुए बोली, शायद तुम ताकतवर हो, पर क्या तुम होशियार भी हो? दानव गुरु चौंका। उसकी काली आंखों में एक क्षण के लिए भ्रम छाया गया। शीला ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी जेब से रानी चित्रा का दिया हुआ जादुई नक्शा निकाला और उसे हवा में लहराते हुए बोली, तुम इस नक्शे को पहचानते हो? नहीं, दानव गुरु ने गर्जना की। यह किस काम का है? यह नक्शा सिर्फ जादूगरों की टोली तक का रास्ता नहीं दिखाता, शीला ने जोर से कहा। यह जादू से बनी चीजों को भी बेअसर कर सकता है। यह सच नहीं था, लेकिन शीला जानती थी कि दानव गुरु को धोखा देना ही उसका एकमात्र रास्ता है। दानव गुरु कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने नक्शे को ध्यान से देखा, मानो शीला की बातों पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच राहुल और अर्जुन भी दानव गुरु के पास पहुंच गए। वे थके हुए थे, लेकिन हार नहीं मानने वाले थे। वह झूठ बोल रही है, राहुल ने चिल्लाया। यह नक्शा सिर्फ रास्ता दिखाता है। अर्जुन ने भी उसका साथ दिया। उसे मत सुनो दानव गुरु, वह तुम्हें धोखा दे रही है। उनकी बातों से दानव गुरु और भी ज्यादा भ्रमित हो गया। वह नहीं जानता था कि किस पर विश्वास करे। शीला के आत्मविश्वास और राहुल व अर्जुन के नाटक ने उसे असमंजस में डाल दिया था। अचानक
दानव गुरु ने जोर से दहाड़ा और अपना कोहरा वापस ले लिया। चल निकलो मेरी घाटी से, उसने गुस्से से कहा, और वापस मत आना। शीला, राहुल और अर्जुन को अपनी जीत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने दानव गुरु को धोखे से हरा दिया था। जल्दी से शीला ने रानी चित्रा का हार अपनी जेब में रख लिया और वे तीनों तेजी से घाटी से बाहर निकल भागे। उनके पीछे से दानव गुरु की गुस्से से भरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उन्होंने रुके नहीं। घंटों चलने के बाद वे जंगल की सीमा पर पहुंच गए। सूरज ढल चुका था और आकाश में तारे चमकने लगे थे। वे थके हुए थे लेकिन खुश थे। उन्होंने रानी चित्रा का हार ढूंढ लिया था और दानव गुरु को हरा दिया था। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने थोड़ा आराम किया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमने दानव गुरु को हरा दिया, अर्जुन ने थकते हुए कहा। हमने उसे चालाकी से हराया, शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी चित्रा का हार अपनी जेब से निकालते हुए। राहुल ने हार को ध्यान से देखा। यह बहुत सुंदर है, उसने कहा, लेकिन हमें इसे जल्दी से रानी चित्रा को वापस लौटाना होगा। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें रानी चित्रा के महल वापस जाना था और उसे हार लौटाना था, लेकिन वे इस चुनौती के लिए तैयार थे। उनके दिलों में रोमांच की ज्वाला अब और भी तेज हो गई थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।